अच्छा जी, सो स्टार्टिंग ऑफ विद सोल ट्रेडर। सबसे पहले हम लोग सोल ट्रेडर के जो दो फॉर्मेट्स हैं। सोल ट्रेडर होता क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सोल ट्रेडर एक बिजनेस की टाइप है जिस बिजनेस के अंदर एक अकेला बंदा पूरे बिजनेस को ओन कर रहा है। तो आप ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस देखते हो ना, जो छोटी मोटी जनरल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, मोबाइल शॉप्स होती हैं, जितनी भी आप छोटी मोटी दुकानें देखते हो, ये सारे सोल ट्रेडर के मॉडल पे चल रहे हैं। एक बंदा है, वही ओनर है। उसने अगर थोड़ी सी दुकान उसकी बड़ी है तो कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वरना वो खुद ही बैठा हुआ है। उसने अपने लेट से कोई बच्चों को लगाया हुआ है या लेट से रिश्तेदारों को लगाया हुआ है, नौकरियां दी हुई हैं, और वो वहां पे अपना बिजनेस कर रहा है। तो सोल ट्रेडर के अंदर हम कहते हैं सिंगल पर्सन ओन्स द बिजनेस, ठीक है, एंड ही इज रनिंग इट, ही इज द सिंगल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सारा डिसीजन मेकिंग उसी के पास है। और उस बिजनेस के अंदर जो है वो कुछ थोड़े बहुत एम्प्लॉयज अगर हैं तो वो उनकी सैलरी वगैरह दे रहा है। कुछ नॉर्मली जो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है वो हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस जिसके अंदर 2 से लेके 20 एम्प्लॉय तक अगर है तो वो फिर हमारा जो है ना एक स्मॉल बिजनेस होता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सोल ट्रेडर की ही कैटेगरी के अंदर आता है। तो जितने भी ये छोटे बिजनेसेस हैं, नॉर्मली दे आर रेफर टू एज सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर के टॉपिक के अंदर हमारे पास दो चीजें जो हमसे बनाने का एग्जामिनर पूछता है। फर्स्ट थिंग इज इनकम स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, एंड सेकंड थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो पहले हम जरा जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के लिए देखिए, दो लाइंस आपके पास, एक फर्स्ट कॉलम है आपके पास और दूसरा सेकंड कॉलम है। और इनकम स्टेटमेंट हमेशा पूरे साल के लिए बनती है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2023। लेट से कोई एक सोल ट्रेडर था, उसने 2023 के पूरे साल जब काम किया तो उस पूरे साल उसने जो पैसा कमाया, जो अर्निंग्स करी और जो खर्चे किए, उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का पर्पस होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस। बट वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट इन अ स्पेसिफाइड मैनर। हम अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वील रिकॉर्ड इन इनकम स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी सेल्स। सबसे पहले हमारे पास सेल्स आ जाता है, ठीक है। सेल्स आपने जितना भी माल बेचा, दैट इज सिंपली सेल्स, आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, माइनस सेल रिटर्न। अगर तो जो आपने टोटल सेल की थी उसके बाद कुछ रिटर्न आता है तो उसको माइनस करोगे, एंड यू विल गेट नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स को आप देखो, यहाँ पे कोई नाम नहीं डला हुआ। नेट सेल्स, जब आपने सेल्स माइनस सेल रिटर्न करके ये जो वैल्यू निकाली है, मैं इसको यहाँ एरो बना के मेंशन कर देता हूँ कि ये नेट सेल्स है। लेकिन फॉर्मेट के अंदर हम इसको कोई नाम नहीं देते, हम इसको किसी नाम से नहीं रिप्रेजेंट करते। वी जस्ट राइट दिस वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटिंग नेट सेल्स। देन उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल कर देते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल, जैसे कि आप देखो मैंने एरो बना के लिख दिया कि ये कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जब लिखा हुआ है ना लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये एक हेडिंग है। अब इस हेडिंग के नीचे मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, साल के शुरू में कितने के गुड्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम परचेजेस की फिगर को ऐड कर लेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर लेंगे, कैरिज इनवर्ड्स, यानी कि अगर तो गुड्स खरीदते वक्त उसके ऊपर कोई ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज लगी है, जिसको हम कैरेज ऑन परचेजेस भी कहते हैं, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या करा मैंने देखा कि यार साल शुरू में कितना माल मेरे पास अवेलेबल था, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल फर्दर खरीदा है। अगर कुछ माल जो खरीदा उसमें से कोई रिटर्न है उसको माइनस करा दिया, और जो माल खरीदा है उसके ऊपर चेज के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आई हैं उनको क्या करा लिया, ऐड करा लिया। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल के आ गया। ये वो अमाउंट है जो कि बता रहे हैं कि कितनी कॉस्ट, कितने वर्थ के गुड्स आपके पास अवेलेबल थे एज अ बिजनेस फॉर सेलिंग। तो आपके पास यहाँ पे जो भी फिगर निकल के आएगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इतने डॉलर के गुड्स बिजनेस के पास पड़े हुए थे, विच वर अवेलेबल फॉर सेल। दे वर अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब ये ना वो बिक गए, इसका मतलब ये कि वो अवेलेबल फॉर सेल थे, बिजनेस उसको पूरे साल में बेच सकता था। देन उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करा देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम माइनस करवा देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाती है। लेकिन इसमें से एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, कुछ सवालों के अंदर आपके पास ड्रॉइंग्स गिवन होती हैं। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं कि जब ओनर ने अपने बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है, ओनर कितने तरीकों से बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर सकता है? 3 तरीकों से कर सकता है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉन करेंट एसेट, और इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, और लास्टली इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। जो तीसरा उसके पास ड्राइंग करने का तरीका है कि या तो वो बिजनेस से निकाल के कोई नॉन करंट एसेट अपने घर ले जाए, या बैंक के कैश का पैसा निकाल के घर ले जाए, या फिर इन्वेंट्री गुड्स निकाल के अपने घर ले जाए। अगर तो ओनर
गुड्स विड्रॉइंग कर रहा है, गुड्स की विड्रॉल ले रहा है, गुड्स को विड्रॉ करा रहा है बिजनेस से, तो उस विड्रॉल को हम इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। इसके अलावा अगर वो विड्रॉल ले रहा होता लेट से किसी नॉन करंट एसेट का, या वो विड्रॉल ले रहा होता लेट से किसी बैंक या कैश की फॉर्म के अंदर, तो फिर उस विड्रॉल को, उस ड्रॉइंग को हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू मेक अ नोट, यू कैन मेक अ नोट कि ओनली ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स स्लैश इन्वेंट्री आर टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर कोई और ड्रॉइंग्स है तो वो इनकम स्टेटमेंट से माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री के नीचे मैंने लेस ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स भी करके लिखा हुआ है। और अगर, क्योंकि ये हर सवाल में गिवन नहीं होता, देखो हर बिजनेस, क्योंकि क्या पता कुछ बिजनेस ऐसा हो जिसके ओनर ने कोई गुड्स की ड्राइंग नहीं करी हुई, तो मोस्टली सवालों में आप देखोगे ये एडजस्टमेंट नहीं आती। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट आई हुई है, एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि नहीं भाई ओनर ने कुछ गुड्स जो है वो विड्रॉ किए थे, तो उसको आप यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने से पहले पहले माइनस कराओगे। अच्छा, अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री के नीचे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स को माइनस करा लो, या जो दूसरा तरीका जो कि इनकम स्टेटमेंट मार्केटिंग स्कीम में भी वाइडली फॉलो होता है, वो ये होता है कि आप परचेजेस की फिगर लिखते वक्त, आप परचेजेस की फिगर लिखते वक्त जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज गिवन थी, उस परचेज में से ही ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स को माइनस करा दो, ड्रॉइंग ऑफ गुड को माइनस करा दो। तो दे आर बोथ सेम थिंग, दोनों केस के अंदर अगर गुड्स की ड्राइंग हो रही है तो वो माइनस हो रही है। अब आप उसको परचेजेस में से माइनस करा के दिखा दो, आप उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री के नीचे माइनस करा के दिखा दो, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं, क्योंकि मार्केटिंग स्कीम के अंदर ये वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है, तो अब मैं यही वाला फॉर्मेट प्रेफर करता हूँ कि आप परचेजेस अगर है और उसने कह दिया है कि भाई एक्स वाई जी अमाउंट के गुड्स जो है वो उसकी ओनर ने ड्रॉइंग्स करी है, तो आप उसको सिंपली परचेजेस से माइनस करा दो, खत्म हो गई बात। तो खैर, लेकिन ये सिर्फ काम कब होगा, जब ड्राइंग ऑफ गुड्स गिवन हो। अगर इनमें से कोई एलिमेंट नहीं गिवन, लेट्स आप सवाल कर रहे हो उसके अंदर कैरेज इनवर्ड नहीं गिवन या ड्राइंग ऑफ गुड्स नहीं गिवन, तो अगर वो नहीं गिवन तो बस नहीं लिखेंगे, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उसको मेंशन ही नहीं करेंगे पूरी इनकम स्टेटमेंट में। तो अब ये जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर आपने परचेज ऐड कराया, परचेज रिटर्न माइनस कराया था, कैरेज इनवर्ड आपने ऐड कराया, परचेजेस में से मैंने आपको बता दिया, ड्राइंग ऑफ गुड्स आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो वी विल स्टिक टू द फर्स्ट मेथड, वी विल स्टिक टू दैट मेथड कि भाई हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली जो है ना परचेज की फिगर में से ही अगर ड्राइंग ऑफ गुड्स हुई है तो उसको माइनस कर लेंगे, एंड ताकि हमारे पास क्या फिगर निकल के आ जाए, वी विल गेट आवर कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर क्यों माइनस कर रहे हैं, देखो मैंने अभी आपसे कहा था कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल बता रहा है कि इतनी अमाउंट के गुड्स बिजनेस के पास अवेलेबल थे टू बी रेडिली सोल्ड, वो उसको इजिली बेच सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो बिजनेस नहीं बेच पाया होगा, तो उनको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से रेफर करते हो, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, एंड वी विल एंड अप गेटिंग दी कॉस्ट ऑफ सेल। अब जरा गौर करिएगा, ये ऊपर जो थी ये हेडिंग थी कॉस्ट ऑफ सेल की, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ पे क्या फिगर आएगी, भाई यहाँ कोई फिगर नहीं आएगी, ये तो हेडिंग है। अब ये जब आपने सारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न ऐड गैरेज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री किया, तो ये जो आप नीचे फिगर देख रहे हो ना, ये वाली फिगर जो आई है, जो इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करा के आई है, जो आपके पास ये लेफ्ट के ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली फिगर थी, इन सबको जब ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो अब ये जो फिगर निकल के आई है, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ सेल, जिसकी हेडिंग ऊपर डाली थी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग मैंने ऊपर डाली थी, या लेफ्ट कॉलम के अंदर, पहले कॉलम के अंदर मैंने उसकी कंप्यूटेशन करी, उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मैं देख लो उसको, जो भी फिगर फाइनल आई उसको मैं यहाँ पे माइनस करा रहा हूँ, किसके साथ माइनस करा रहा हूँ, नेट सेल्स के साथ माइनस करा रहा हूँ। जब मैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करूंगा, आई विल एंड अप गेटिंग व्हाट, आई विल एंड अप गेटिंग दी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर बिजनेस की जो अदर इनकम होगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। अदर इनकम से क्या मतलब है सर, देखो एक बिजनेस जो स्पेशली जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जिसका माल खरीद रहा है बेच रहा है, माल खरीद रहा है बेच रहा है, उसका मेजर रेवेन्यू होता है कि जो गुड्स सोल्ड करके जो पैसा उसने कमाया वो उसका रेवेन्यू है, वो उसकी सेल्स है, जो ऊपर रिकॉर्ड अपने कर ली थी। उसके अलावा अगर वो बिजनेस कुछ और काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए अगर कोई भी काम कर रहा है और उसकी वहां से अर्निंग हो रही है, तो दैट इज अनदर इनकम फॉर द बिजनेस। जिसकी एग्जांपल क्या है, अगर लेट से बिजनेस ने कोई जगह एक्वायर करी हुई है, ठीक है, और उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो जो बिजनेस को उससे रेंट रिसीव हो रहा है वो भी बिजनेस की अदर इनकम है। बिजनेस को अगर कोई सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव भी बिजनेस की क्या अदर इनकम है। बिजनेस अगर अपना नॉन करंट एसेट डिस्पोज कर रहा है और उसको डिस्पोज करते वक्त उसका प्रॉफिट कमाया है, तो वो भी उसकी अदर इनकम है। सिमिलरली
अगर उसको बिजनेस ने कोई डील कट कराई है और उसको कमीशन रिसीव हुआ है, वो भी उसकी अदर इनकम है। एंड इसी तरीके से अगर डिक्रीज इन पीबीडी हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, चाहे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो या पीबीडी वाली बात हो, कि अगर डिक्रीज इन पीबीडी हो रहा है तो वो क्या है, वो भी बिजनेस के लिए इनकम में ही काउंट होगा। तो जो भी अदर इनकम है बिजनेस की, उन सबको हम ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे और हमारे पास एक और फिगर निकल के आ जाएगी जिसका कोई नाम मेंशन नहीं होता। जैसे आप इसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे कि नेट सेल्स है, इसी तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जब तमाम अदर इनकम को ऐड कराओगे, तो ये जो आपके पास फिगर निकल के आ रही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली फिगर, इसको भी हम कोई नाम नहीं देते हैं, ये भी बेनाम फिगर होती है। वंस यू हैव ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, उसके बाद हम लिख लेते हैं। अच्छा सर ऐसा क्यों है, नाम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैंने आपको बताया एक फिक्स फॉर्मेट है, हमें वही फिक्स फॉर्मेट फॉलो करना है, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से कोई चीज मेंशन या हटा नहीं सकते। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम निकालने के बाद वील राइट लेस एक्सपेंसेस। ये अगेन लेस एक्सपेंसेस क्या है, हेडिंग है। ऐसे लेस कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग थी ना, और उसके नीचे फिर हमने तमाम पूरा कॉस्ट ऑफ सेल कंप्यूट किया था, कैलकुलेट किया था। उसी तरीके से ये लेस एक्सपेंसेस भी क्या है, आपकी हेडिंग है। और अब आप एक्सपेंसेस को, जो टोटल आपके एक्सपेंसेस उसको लिखिए। तो जितने भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन चलाने के जो खर्चे हैं, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो जैसे कि आपका हीट एंड लाइट का खर्चा हो गया, रेंट आपने पे किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे किया है, सेल्स की ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने सेल्स के वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन पे की है जिसको हम कैरेज आउटपुट कहते हैं, वो हो गया। वेजेस एंड सैलरीज हो गया। नॉन करंट एसेट बेचा, बेचते वक्त नुकसान हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। कमीशन आपने कोई पे किया, आपने अगर अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट अलाउ किया, कोई कस्टमर आपका बेड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन का चार्ज आपका, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, आपकी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, आपका अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। सिमिलरली अगर आपकी कोई लेट से पीबीडी अगर इंक्रीज हुई है, अगर आपकी पीबीडी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज इन पीबीडी इनकम है ना, लेकिन इंक्रीज इन पीबीडी क्या होता था, इंक्रीज इन पीबीडी आपका एक्सपेंस होता था, तो वो एक्सपेंस भी आपके तमाम के तमाम आपके एक्सपेंस आ गए। और यहाँ पे आप देखें, मैंने इन तमाम एक्सपेंसेस को जो भी बिजनेस ने इंकर किया उन सबको ऐड किया। तो यहाँ पे ये जो फिगर मैंने लिखी हुई है ना, ये जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी एक्सपेंसेस की, ये टोटल एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस टोटल एक्सपेंस के अंदर से जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली फिगर में से जब ये टोटल एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, तो आई विल एंड अप गेटिंग प्रॉफिट फॉर ईयर। ये फिक्स फॉर्मेट है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनकम स्टेटमेंट 3 कॉलम 2 कॉलम, भाई कुछ 3 कॉलम नहीं होता, हमेशा 2 कॉलम की आती है, और आपको 2 कॉलम ही बनानी आनी चाहिए। अगर आपको 2 कॉलम बनानी आ गई, डजंट मैटर, कुछ 10 कॉलम भी दे दे, फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 2 कॉलम में बना के आ जाओ, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तीसरे कॉलम का एज सच इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कोई काम नहीं होता, वो वर्किंग के लिए ही होता है तीसरा कॉलम भी। ठीक है, इस्तेमाल कर लो, नहीं किया नहीं किया। एक्चुअल फॉर्मेट जो मोटा, अगर जिसको कहते हैं ना मोटी बात जो है, मोटी बात ये है कि भाई आपने सबसे पहले सेल्स माइनस सेल रिटर्न किया, नेट सेल आ गई, देन यू हैव टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल। डजंट मैटर तुम कौन से कॉलम में करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल सही कंप्यूट होनी चाहिए। दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न ऐड कैरेज इनवर्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, उसको सेल्स में से माइनस कराओ, यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम को ऐड कर लोगे, यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। उसमें से तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो, पहले उसका टोटल करो, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, यू विल एंड अप गेटिंग प्रॉफिट फॉर ईयर। देन जो हमारे पास सेकंड चीज बनाने को आती है, अगर हम उसका फॉर्मेट डिस्कस करें, तो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा इनकम स्टेटमेंट की अगर आप वर्डिंग देखो तो मैंने क्या लिखा है, इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ठीक है, ये पूरे अकाउंटिंग ईयर की इनकम स्टेटमेंट है, पूरे अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि हमने देखो, अब अगर आप लोग पहली क्लास के अगर लेक्चर को रिकॉल कर सको, तो दैट वाज व्हाट, दैट यू हैव टू, जो अकाउंटिंग की जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो इट वाज रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो रिकॉर्डिंग वाला काम हम अभी करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हो पिछले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, हर टॉपिक के अंदर डबल एंट्री और टी अकाउंटिंग तो बनाने का काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं बाय मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, एंड बाय मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके थ्रू कंपनी की वेल्थ के बारे में हमें पता लगेगा। तो व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस वाली इक्वेशन। कि भाई आपने प्रॉफिट निकाला, कैसे प्रॉफिट निकाला, आपने पहले इनकम निकाली, आपने अपने सेल्स और अदर इनकम्स को निकाला, ठीक है, और उसमें से एक्सपेंसेस को जब आपने तमाम माइनस कर लिया, यू एंड अप गेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है, दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है,
दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशन थी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन जो आपकी एसओएफपी बनती है दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपके बिजनेस के अंदर एट अ टाइम जितना भी टोटल एसेट पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ ऐसा एसेट होगा जो आप अपनी जाती इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने कैपिटल से खरीद के लेके आए होगे, या वो एसेट वो वाला होगा जिसको आपने फाइनेंस कराया हुआ होगा, लीज कराया हुआ होगा, यानी कि उधार पे आपके पास वो एसेट पड़ा हुआ होगा और उसके बदले में आपको कोई ना कोई आपके सर पे लाइबिलिटी होगी जो कि आपने पे करनी पड़ेगी। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, विच इज वेरी लॉजिकल। बिकॉज इफ यू अगेन रिकॉल द फर्स्ट लेक्चर की, उसमें जब मैंने आपको एसेट्स पढ़ाया था, तो एसेट्स के अंदर हमारी बात हुई थी एसेट कैन बी ओन्ड। अगर जिसने अगर वो वाला लेक्चर देखा हुआ है, एसेट कैन बी आइदर ओन्ड यानी कि वो कैपिटल से आएगा, और इट कैन बी ओड यानी कि एसेट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो हमारे अपने पैसों से नहीं आया बल्कि हमने उधार लेके उस एसेट को बिजनेस के अंदर एक्वायर कर लिया। इन बोथ द केसेस वो एसेट बिजनेस का ही है और एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो हाउ विल मेक द एसओएफपी, लेट्स सी दैट। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे बात ये कर रहा था कि इनकम स्टेटमेंट बनती है पूरे साल के लिए, एसओएफपी बनती है फॉर अ और एट अ पर्टिकुलर डेट। तो आप एसओएफपी को अगर देखो तो मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 दिसंबर 2023, जबकि इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा हुआ है क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। तो दोनों के अंदर क्या आ गया? दोनों के अंदर फर्क आ गया है। ये बन रही है 31 दिसंबर 2023, जबकि वो बन रही है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। इसका मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट बनती है पूरे साल की, जबकि आपकी एसओएफटी बनती है फॉर और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जो एसओएफटी 31 दिसंबर के लिए बन रही है वो सिर्फ 31 दिसंबर के एसेट लायबिलिटी और कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है अगले दिन आपका एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाए, उसके अगले दिन और चेंज हो जाए, और बिल्कुल पॉसिबल है ना, क्योंकि भाई देखो आपका एसेट तो चेंज होता रहता है। एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी के जो अकाउंट्स होते हैं, उनके जो टी अकाउंट्स होते हैं, दे आर नोन एज रनिंग डाउन अकाउंट्स। व्हाट डू आई मीन बाय रनिंग डाउन अकाउंट्स? उनका जो बैलेंस बीडी होता है दैट इज कीप गोइंग ऑन, वो चलता रहेगा हर डे टू ईयर वो बैलेंस बीडी चेंज होता रहेगा। जबकि इनकम और एक्सपेंस के जो अकाउंट्स होते थे, जो कि आप अगर बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ रिकॉल कर सकते हो क्योंकि आपने रिसेंटली करा है, तो इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर जो सालाना हमारी इनकम होती थी, अर्निंग होती थी, या एनुअल बेसिस पे जो हमारा एक्सपेंस इंकर्ड होता था, उसको हम किधर ट्रांसफर कर देते थे? उसको हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो उसका जो बैलेंस है वो रनिंग डाउन बैलेंस नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो चलता रहेगा चेंज होता रहेगा और चलता रहेगा ईयर टू ईयर, नहीं। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जबकि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के जो टी अकाउंट्स होते हैं, दे आर रनिंग डाउन अकाउंट्स, उनका बैलेंस हर साल अपडेट होता रहता है रादर देन बीइंग ट्रांसफर्ड। तो उसको हम कहते हैं कि दे हैव अ कंटीन्यूअस नेचर, दे हैव अ कंटिन्यूटी इन देयर अकाउंट्स। जबकि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि उसका जो भी बैलेंस होता है वो साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है सर, समझ आ गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है। 31 दिसंबर को हो सकता है बिजनेस की एसओएफपी कुछ अलग तरीके की दिख रही हो और अगले ही दिन 1 जनवरी को वो कुछ अलग तरीके की दिख रही होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा, बट कुछ वैल्यूज के अंदर फर्क आ सकता है। हो सकता है आप अपने लेट से 1 जनवरी को अगर आप अपनी इन्वेंट्री सोल्ड कर दो तो फिर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए, आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाए। हो सकता है आप 1 जनवरी को कोई नॉन करंट एसेट एक्वायर कर लो तो आपके नॉन करंट एसेट का बैलेंस बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगी, लेकिन चेंजेस आ सकती है। जबकि जो प्रॉफिट आपने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 निकाल लिया होगा, वो 2 दिन गुजर जाओ, 4 दिन गुजर जाओ, 6 दिन गुजर जाए, डजेंट मैटर, वो 31 दिसंबर 2023 का जो प्रॉफिट है वो वैसे का वैसा, जो कैलकुलेट आपने किया वैसे का वैसा रहेगा। भले आपकी फर्दर जो भी ट्रांजेक्शन होती है that wouldn't affect the profit that you have earned or made for the year ended 31st December 2023। अब जरा अगर एसओएफपी के फॉर्मेट में आए तो एसओएफपी के फॉर्मेट के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इज नॉन करंट एसेट। तो हम इसमें पहले कॉलम में लिख देते हैं कॉस्ट, दूसरे में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन विच इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरे कॉलम में हम लिख देते हैं नेट बुक वैल्यू।
अच्छा, अब आपके जितने भी नॉन करंट एसेट है, लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो गया, मशीनरी हो गए, ये सारे के सारे आपके जो एसेट्स है किधर आ जाते हैं? सारे के सारे एसेट्स आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर उनकी जो कॉस्ट होती है वो आ जाती है। सेकंड कॉलम के अंदर इन्हीं एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो आ जाती है, यानी टोटल डेप्रिसिएशन। और थर्ड कॉलम में उन्हीं एसेट की आप जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो जो उस पर्टिकुलर एसेट की नेट बुक वैल्यू है वो निकल के आ जाती है और आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। और जब आप अपने तमाम एसेट्स की नेट बुक वैल्यूज को ऐड कर लोगे, यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट? यू विल एंड अप गेटिंग दी टोटल नॉन करंट एसेट की फिगर। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट टोटल नॉन करंट एसेट की फिगर। सो फिर से सुनिएगा, सबसे पहले ये हेडिंग थी मैंने नॉन करंट एसेट की, मैं अच्छा इसको मेंशन कर देता हूँ कि नॉन करंट एसेट की हेडिंग है। ठीक है, ये मैंने दी हेडिंग नॉन करंट एसेट। उसके नीचे मैंने जितने भी नॉन करंट एसेट जो कि बिजनेस के पास पड़े हुए हैं, पोजेशन में बिजनेस की, वो सारे रिकॉर्ड कर दिए, मेंशन कर दिए। फिर उन एसेट्स की जो कॉस्ट है वो पहले कॉलम में, जो उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो दूसरे कॉलम में, और जो उनकी नेट बुक वैल्यू वो तीसरे कॉलम में। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया तो तीसरे कॉलम में नेट बुक वैल्यू आ गई। सम जो ऐड होगी, ऐड सिर्फ नेट बुक वैल्यूज होगी, क्योंकि नेट बुक वैल्यू हम कहते हैं कि भाई ये वो है वैल्यू है जिसके ऊपर हमने प्रेजेंटली अपने नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है। ये वो वैल्यू है जो कि हम समझते हैं हमारे एसेट की अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो जो आपका एडिशन होगा वो तमाम नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू का होगा। और ये आपके पास एक तरीके से टोटल नॉन करंट एसेट यहाँ पे निकल के आ गया। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये फिगर आपके टोटल नॉन करंट एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, देन आफ्टर राइटिंग नॉन करंट एसेट्स वी राइट करंट एसेट। करंट एसेट को आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। इसमें सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। उसके बाद अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री देख लें आप कौन से कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे ट्रेड रिसीवेबल। सर ये ट्रेड रिसीवेबल कौन सा होगा? ये नेट ट्रेड रिसीवेबल होगा। नेट ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेट करके जो फिगर आती है वो फिगर यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी हुई है ट्रेड रिसीवेबल की, ठीक है। और उस ट्रेड रिसीवेबल की फिगर में से जो नेट ट्रेड रिसीवेबल की फिगर है, हम क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करा लेंगे? माइनस करा लेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है, इसकी क्लोजिंग जो आप कैलकुलेट करते हो ना, नेट ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर जो रेट लगाते हो और आप आपके पास जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल के आता है, वो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल से क्या हो जाएगा? नेट ट्रेड रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा। और जो माइनस कराने के बाद फिगर आएगी वो यहाँ सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड होगा। तो देखें यहाँ पे आया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पे से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस हुआ, और जो नेट फिगर आई वो मैंने यहाँ सेकंड कॉलम में लिख दी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और करंट एसेट है, जैसे कि अगर आपकी कोई आपने एक्सपेंस प्रीपे किया हुआ है, या आपकी कोई इनकम जो है जो कि अक्रू हुई हुई है, तो वो उनको हम अदर रिसीवेबल कहते हैं। प्रीपेमेंट्स भी कह सकते हो, अक्रूड इनकम भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू, बोथ आर एक्सेप्टेबल। प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख दो तो वो भी करंट एसेट है, अदर रिसीवेबल लिख दो तो वो भी करंट एसेट है, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर बिजनेस के पास बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम है तो इट्स बेटर टू राइट अदर रिसीवेबल और उन सबको ऐड करके लिख दो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा वेजेस भी जो है वो प्रीपेड हुआ हुआ है, और लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी प्रीपेड हुआ हुआ है, तो इन दोनों करंट एसेट को ऐड करके मैं अदर रिसीवेबल के कॉलम के अंदर लिख दूंगा कि भाई ये मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि बिजनेस का करंट एसेट होता है, तो वो आपके यहाँ पे एज अदर रिसीवेबल के नाम से आ सकते हैं। और अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी करके लिखोगे तो दैट इज फाइन, अनटिल अनलेस यू राइट इट एज अ करंट एसेट, तो आपको उसका मार्क मिलेगा। लास्ट थिंग इज द बैंक एंड कैश वाली फिगर, कि बैंक और कैश के अंदर बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी बिजनेस का करंट एसेट है। तो ये हमारे सारे करंट एसेट आ गए, और ये इसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। देखो नॉन करंट एसेट के लिए आपके ऊपर है, अगर आप मोटर व्हीकल पहले और लैंड एंड बिल्डिंग बाद में लिख दोगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन करंट एसेट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम फॉर्मेट। क्यों? बिकॉज दिस फॉर्मेट रिप्रेजेंट्स अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, where we start from the least liquid asset, which is which is closing inventory, and at the end we have bank and cash, which is the most liquid asset। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विड एसेट में कह रहा हूँ कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैश के अंदर कन्वर्ट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बैंक और कैश के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो बेसिकली कैश ही है ना भाई। मैं मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, मैं जब चाहूँ उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैश की फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर जो पैसा फंसा हुआ है, या ट्रेड रिसीवेबल के पास जो पैसा फंसा हुआ है, या अदर रिसीवेबल्स के पास जो पैसे फंसे हुए हैं, अगर वो मुझे चाहिए तो फिर उसके लिए हो सकता है टाइम लग जाए। तो हम कहते हैं कि वो इतने लिक्विड नहीं है। हाँ हो सकता है आपको मिल जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी आपको पैसे दे देंगे, आपका इन्वेंट्री भी बिक जाएगी और आपके पास पैसा आ जाएंगे, लेकिन ये उतने लिक्विड नहीं है, उतने इजिली
कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है जितना बैंक और कैश है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द फिक्स फॉर्मेट व्हिच इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और फिर आप इन तमाम ये वाले जो सेकंड कॉलम के अंदर जो फिगर्स लिखी है, क्योंकि पहले कॉलम के अंदर मैंने आपको सिर्फ बताया कि ट्रेड रिसीवेबल माइनस पीबीडी की वर्किंग दिखानी है, इवन उसकी जो फिगर है वो सेकंड कॉलम में आएगी। तो इन सारी फिगर्स को जब आपने जो सेकंड कॉलम में ऐड किया तो आपके पास टोटल करंट एसेट आ जाएगा। मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि भाई ये आपके पास टोटल करंट एसेट आया। और जब आप टोटल नॉन करंट एसेट, और क्योंकि यहाँ पे इसको अलग से मेंशन नहीं करना, इधर नाम नहीं देना इसका, ना ही टोटल नॉन करंट एसेट का नाम देना है, ना ही टोटल करंट एसेट का नाम देना है, बस वैल्यू लिख देनी है कि हाँ भाई ये जो है ना टोटल इसका बन रहा है। देन जब आप टोटल नॉन करंट एसेट और टोटल करंट एसेट को ऐड करोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग टोटल एसेट, जिसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे और मेंशन भी करेंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का जो टोटल था उन दोनों के टोटल्स को ऐड किया, यू विल एंड अप गेटिंग टोटल एसेट। टोटल एसेट्स आने के बाद वील मेक द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन। ये अगेन क्या है, ये एक मेन हेडिंग है, इसकी अपनी कोई फिगर नहीं है। उसके नीचे एक सब हेडिंग आएगी, पहले मेन हेडिंग क्या गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके नीचे सब हेडिंग गई किस चीज की, इक्विटी की। अब इक्विटी के सेक्शन में क्या आएगा, बहुत सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल जो साल के शुरू में ओनर ने पैसा जो डाला हुआ था वो, प्लस अगर आपका प्रॉफिट फॉर ईयर हुआ है, अगर लॉस फॉर ईयर हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनफैक्ट मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट फॉर ईयर लिखा हुआ है, स्लैश लॉस भी लिख देता हूँ कि भाई अगर लॉस हुआ है तो ये ऐड भी हो सकता है, मतलब अगर प्रॉफिट है तो ऐड कराओ, और अगर लॉस है तो क्या कराओ, माइनस कराओ। इधर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में जो पैसा डाला हुआ था, जो कि ज्यादातर सवालों में गिवन होता है, प्लस प्रॉफिट फॉर ईयर जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लिया है, उसमें से आप ड्रॉइंग्स जो कि ओनर ने साल भर में विड्रॉल ली है। अब देखो, सुनना है और समझना है इस बात को, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो परचेजेस में से ड्राइंग माइनस हो रही थी वो जस्ट ड्राइंग ऑफ गुड्स माइनस हो रही थी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग माइनस हो रही है आपकी इक्विटी के सेक्शन के अंदर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग से क्या मतलब है सर आपका, इसके अंदर बैंक और कैश वाली ड्राइंग भी आएगी, इसके अंदर गुड्स की ड्राइंग भी आएगी, और इसके अंदर नॉन करंट एसेट की ड्राइंग भी इंक्लूडेड होगी। जबकि परचेजेस ऑफ गुड्स में से, परचेजेस में से सिर्फ जो ड्राइंग ऑफ गुड्स थी वो माइनस हो रही थी। तो यहाँ पे जो टोटल जो ओनर ने साल भर में जितना भी पैसा जिस भी फॉर्म में विड्रॉ किया बिजनेस से वो माइनस हो जाएगा। अगर ओनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है तो हम उसको एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल विच इज वेरी सिंपल। हम कह रहे हैं कि भाई साल के शुरू में जो पैसा पड़ा हुआ था उस पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ गया, लॉस हुआ है तो पैसा कम हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट करा लो। अगर ओनर ने ड्रॉइंग की है तो जाहिर सी बात है अपने कैपिटल में से वो पैसा निकाल सकता है, वो काम कर रहा है, उसका बिजनेस है, वो जब चाहे पैसा निकाल सकता है। तो जो पैसा उसने निकाला है वो उसके कैपिटल को कम कर रहा है। सिमिलरली अगर उसने ड्राइंग की बजाय कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है तो वो उसके पैसे को यानी कि उसके कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसी वजह से एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर दीज थिंग्स हमारे पास जो साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल है वो निकल कर आ जाएगा। तो इक्विटी सेक्शन क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्रॉइंग्स, add additional capital and you will end up getting closing capital। क्लोजिंग कैपिटल आ जाने के बाद यू विल रिकॉर्ड दी नॉन करंट लायबिलिटीज। ये अगेन हेडिंग है, जिस तरह इक्विटी की हेडिंग थी, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग थी, करंट एसेट की हेडिंग थी, नॉन करंट लायबिलिटी की भी क्या है, ये एक सब हेडिंग समझ ले है। ठीक है, उसके अंदर आपकी जो भी नॉन करंट लायबिलिटी है ज्यादातर वो या बैंक लोन होगा या डिबेंचर होगा। इनफैक्ट अभी तो हम सोल ट्रेडर पढ़ रहे हैं, डिबेंचर आगे एक और नॉन करंट लायबिलिटी होती है जिसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जब कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ज्यादातर आपके पास सोल ट्रेडर के सवालों में अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी होती है तो वो बैंक लोन ही होता है कि भाई आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो जितने का भी आपका लोन है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, वो इधर नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज एक बिजनेस के पास आपका ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है, आपका अगर कोई अक्रूवल है या कोई अदर पेबल है तो वो भी करंट लायबिलिटी है। तो जो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंस आपका वो भी करंट लायबिलिटी है, तो वो सारा आपका करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा। और जिस तरीके से आपने नॉन करंट लायबिलिटी का यहाँ टोटल लिखा, आप करंट लायबिलिटी का भी यहाँ टोटल लिखोगे, और एट दी एंड आप जो आपका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकला, जो नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल आया और जो करंट लायबिलिटी का टोटल आया, जब आप इन तीनों को ऐड करा दोगे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, फिर आपका जो नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल बैलेंस आया वो, और करंट लायबिलिटी का जो टोटल आया, उन तीनों को जब ऐड कराओगे तो यू विल एंड अप गेटिंग टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बिजनेस के अंदर टोटल इक्विटी और लायबिलिटी मिला के कितना पैसा है। एंड आइडियली आपका जो टोटल एसेट की अमाउंट जो ऊपर आपने निकाली थी यहाँ पे, ये जो आपने अमाउंट निकाली थी,
और जो आप टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अमाउंट निकाल रहे हो, आइडियली दे शुड मैच विद ईच अदर टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू टू सेटिस्फाई, बेसिकली नॉट टू गिव यू, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कि भाई बिजनेस के अंदर जो टोटल एसेट पड़ा हुआ है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के बराबर ही है। अगर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कि या तो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए या आपने एसओएफपी बनाते हुए कोई ना कोई गलती कर दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सवाल पूरा गलत हो जाता है। आपने जो जो पार्ट ठीक किया हुआ होता है, जो जो पार्ट्स आपने जिस जिस चीज की सही फिगर आपने रिकॉर्ड की भी होती है, उस चीज के आपको मार्क्स मिलते हैं। सो दैट वाज द फॉर्मेट फॉर सोल ट्रेडर।